आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरे में भारत ने क्या पाया और क्या खोया, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब हैं। हमारे साथ शिवाजी सरकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहला सवाल मेरा शिवाजी सरकार जी आपसे है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को आप किस नजर से देखते हैं, और क्या भारत की अब पोजीशन यह हो गई है कि निक जैसे एक व्यापारी से हमारे प्रधानमंत्री को समय मांगना पड़े मिलने के लिए? क्या कहते हैं आप? वक्त वक्त की बात है, कौन किससे कब वक्त मांगता है, कौन वक्त देता है, ये सारी चीज जो है अपने हाथ में तो होता नहीं है, किसी और के ही हाथ में होता है। वैसे अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का करीब $500 बिलियन का कारोबार असलहे हों, न्यूक्लियर एनर्जी के रिएक्टर्स हों, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं, उसका एक एग्रीमेंट जो है मोटे तौर पर मैं समझता हूं हुआ है, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स इसमें से जो है पहले भी हो चुके थे पर उस पर अमल नहीं हुआ था। तो अब जो है सारी डिटेल्स अभी नहीं आई है, अब इस पर अमल होगा तो वो बढ़े हुए दामों पे हो रहा है या क्या है तो बाद में पता चलेगा। पर $500 बिलियन की तिजारत अमेरिका को हमसे मिल गई, पर अमेरिका से हमसे क्या मिला, हम क्या मिले, हमें क्या मिला, ये भी एक सोचने की बात है जी। हमको एक तो ये है कि अमेरिका के आगे हाथ जोड़ने की अब जरूरत ही क्यों है, हमें तो ये नहीं समझ में आता है। $70 बिलियन के हम जो है एक्सपोर्ट्स वहां करते हैं, और उनका भी एक्सपोर्ट्स उससे आधे से ज्यादा ही है। ऐसा नहीं है, कहा जाता है कि $50 बिलियन का उनका घाटा है, पर ऐसी कोई बात नहीं। उनका भी अमेरिकन बहुत सारी चीजें यहाँ आती है। अब जो है जो साफ नहीं है, अब जो पेट्रोलियम है जो हम सऊदी अरबिया या गल्फ कंट्रीज से खरीदते थे या रशिया से भी ला रहे थे, अमेरिका का कहना है कि हमसे भी आप खरीदिए, क्योंकि हम भी इस बाजार में आ गए हैं। और अभी भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के चक्कर में पड़े हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बेकार की चीज है, उसकी बैटरी पे आपने अगर टैरिफ भी दिया तो उसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि हमें अभी बेचना ही नहीं है, हमें बनाना भी नहीं है। हालांकि उनके दोस्त एलन मस्क है, और ट्रम्प साहब ने उनके उस पर भी काफी कटौती की है। ये भी सोचने की बात है, हिंदुस्तान में दोस्तों को बढ़ावा दिया जाता है, वहां दोस्तों की कटौती भी की जाती है। जी। तो तेल कितना आएगा नहीं आएगा ये तो बात की बात है, पर हमने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली एग्री कर लिया है कि हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे। वो किस दाम पे मिलेगा नहीं मिलेगा इस बारे में अभी कुछ नहीं पता, पर अगर जितनी दाम में वहां से मिल रहा है वो हमें वहां से भी मिले तो भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, पर अमेरिका की तजारत बढ़ जाती है। साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अमेरिका का कहना है कि देखिए, ये टैरिफ के मामले में हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, टैरिफ जो है आपको कम करना ही पड़ेगा। और कितना कम करना पड़ेगा, उनका कहना है हम आपसे 2 से 3% लेते हैं, अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से है, और आप जो है 17% से लेके कम से कम जो है 41% लेते हैं। और अभी आपने एक हार्ले डेविडसन, जो कि आपको पहले करना चाहिए था, अभी आपने किया है 30%। अभी हमें हार्ले डेविडसन से हमें कोई मतलब अब खास तो रह नहीं गया है। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हिंदुस्तान को जो है उसी स्तर पे करना पड़ेगा, उसी लेवल पे करना पड़ेगा जिस लेवल पे की हम आपसे टैक्स या टैरिफ लेते हैं। उनका कहना बहुत वाजिब है, कोई भी मुल्क होगा यही कहेगा, पर हिंदुस्तान को क्या मिलेगा? हिंदुस्तान ने टैरिफ बैरियर क्यों बनाया था? टैरिफ बैरियर इसलिए बनाया था कि बेजाया इंपोर्ट ना हो, क्योंकि बाजार खुला हुआ है आजकल। बाजार के जो में कोई बाउंड्री नहीं है, और साथ ही जो है टैरिफ के जरिए हम बहुत सारी चीजों के इंपोर्ट्स को रोकते थे। हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो चाहती थी कि हार्ले डेविडसन यहाँ ना आए, हम उसमें कामयाब रहे।
अमेरिका को जो है उससे बड़ी चोट पहुंची और अमेरिका उस तभी से खपा पड़ा है हमसे। तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि अगर जिस तरह के टैरिफ वो चाह रहे हैं उससे हमें क्या मिलेगा? नहीं, हमें कुछ मिलेगा नहीं। देखिए, इसलिए मैं समझता हूं कि एक जो है समझौता और भी हुआ होगा जो ट्रंप चाहते हैं। ट्रंप जो है वो अपना एम्पायर बढ़ाना चाहते हैं। ट्रम्पायर जो है, ट्रम्पायर होगा वर्ल्ड के लिए एक समस्या। अमेरिका के लिए अच्छा हो सकता है पर वर्ल्ड के लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रीनलैंड, कनाडा, आपके पनामा से लेकर गाजा तक अपने रियल एस्टेट का जो कारोबार है, जो ट्रंप का खास कारोबार है, वो बढ़ाना चाहते हैं। गाजा में उनसे कोई गुरेज नहीं है कि गाजा के सारे लोगों को वहां से निकाल दिया जाए, बहला फुसला के या धक्के मार के, और वहां पर वो एक खूबसूरत रिवियरा बनाएंगे जो कि फ्रेंच रिसोर्ट एक है। तो रियल एस्टेट का कारोबार वो बढ़ेगा। सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में भी ट्रंप का कारोबार बढ़ेगा? मुझे लगता है कि हम जो है कहीं ना कहीं ये सौदा कर चुके हैं कि हिंदुस्तान में पहले 3 या 4 ट्रंप टावर थे और एक एक ट्रंप टावर में सबसे सस्ता मकान जो था वो 7 करोड़ का था। अब और भी पूना, दिल्ली, पूना, गुड़गांव और बॉम्बे के अलावा और भी ट्रंप टावर्स जो है वो बनेंगे। उसके अलावा भी अगर टैरिफ कम हुआ तो इसका आप एक चीज समझ लीजिए, हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनका काम भी ट्रंप को ही मिलेगा। उनको आर्म ट्विस्टिंग कई तरह से आता है, इसलिए वो भी वहां से जाएंगे और ऐसी चीजें जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो भी हमारी बाजार में डाल दिए जाएंगे। जैसे कि अभी भी हम देखते हैं, कुछ शुरू हो चुका है, वो अमेरिका के एप्पल कई सालों से आ रहा है। ड्राई फ्रूट जो है अमेरिका कहता है हम सारी दुनिया में बेचते हैं, आपके पास क्यों नहीं बेच सकते हैं? तो अमेरिका के ड्राई फ्रूट्स आएंगे, अब अफगानिस्तान से नहीं आएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है उसको अमेरिकी इंडस्ट्री कैसे उसके अंदर घुसपैठ कर सकती है, इस सारी चीजों की एक तैयारी चल रही है। तो हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो तो आने वाले सालों में पता चलेगा। बट न्यूक्लियर रिएक्टर की जहां तक बात है, न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी हमारे पास है और अमेरिका के पास इससे कोई अच्छी टेक्नोलॉजी रिएक्टर बनाने की नहीं है। हम कनाडा से पहले लिए थे, फिर रशिया से लिए, और बड़े रिएक्टर नहीं, अभी छोटे मिनी रिएक्टर्स हो जो शहरों में लग सकते। तो इसलिए जो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का बिजनेस है उसकी तस्वीर बदल जाए और हमारे जो एटॉमिक एनर्जी के संस्थान हैं, जब BARC का जो रिसर्च है वो तो शायद उतना इफेक्ट नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा। जी सरकार साहब, मैं आता हूँ आपके पास और एक टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ आफ्ताब कमाल साहब, प्रोफेसर आफ्ताब कमाल साहब भी जुड़ गए हैं जो अमेरिका में इस वक्त हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। प्रदीप माथुर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 17 मुल्जिमों की एक लिस्ट सौंपी गई है ट्रंप सरकार को जिनको अमेरिका से भारत लाना है, लेकिन सहमति सिर्फ एक पर अभी तक आई है और वो हैं बंबई बम विलास के एक साहब, जिनकी बात हुई है कि इनको वापस भेजेंगे। लेकिन ट्रंप की वहां जर्नलिस्टों की बातचीत में मोदी साहब ने अडानी के मसले पे चुप्पी साध दी। इसका क्या मामला है और क्या प्रत्यार्पण हो पाएगा उन मुल्जिमों का या नहीं हो पाएगा? नहीं, देखिए, पहले तो हम लोग ये बात कर रहे हैं जो अभी सरकार साहब कर रहे थे कि क्या नफा और नुकसान की क्या बात है। बेसिकली ऐसा लगा, अगर आप पूरी तरह इनकी वो देखें कार्रवाई, तो लगा कि ऐसा लगा कि ये बिजनेस नेगोशिएशंस थे अमंग 2 बिजनेसमैन, ना कि एक पॉलिटिशियन का या स्टेट्समैन के बीच के नेगोशिएशंस थे। अगर बिजनेस की बात करी जाए तो अमेरिका को इसमें सीधा सीधा ये फायदा हुआ है कि वो कम से कम $10 बिलियन का आपको तेल और गैस ज्यादा बेचेंगे अपनी। ये उन्होंने कहा है कि हमारे पास है, हिंदुस्तान खरीदता है तो हम भी क्यों ना खरीदे। अब इसमें जो ना समझ में आने वाली बात है वो ये है कि हिंदुस्तान अगर इतनी दूर से मंगाएगा
ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, तो इसमें टैरिफ तो बढ़ेगा ही। अब सवाल ये कि उससे जो है क्या करना चाहिए। अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि इट विल नॉट हैव ए गुड इफेक्ट ऑन अवर प्राइस सिचुएशन। तो अब क्यों, जबकि हमें रशिया से आसानी से मिल सकता है, पास से मिल सकता है, वेस्ट एशिया से मिल सकता है, तो क्यों हम लोग जो तैयार हुए इस बात के लिए, ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि हमें उसमें क्या फायदा है। दूसरी जो बात समझ में आई मेरे, वो ये कि अमेरिका ने बड़ी कोशिश करी कि हम उनके F-36 खरीद लें। मतलब बार बार उन्होंने कहा और ये कहा कि बिल्कुल हो गया है, एग्रीमेंट भी हो गया है, सब है, लेकिन हमको लगता है कि अभी शायद हिंदुस्तान का मूड नहीं है उनको खरीदने का, या जो भी बहरहाल बात है। तो अमेरिका जो है, जो हमारा जो डिफेंस है, आउटले है, चाहता है कि काफी जो है उससे हम जो है अमेरिका सामान खरीदें। तो ये दो चीजें जो है मैं समझता हूँ कि अमेरिका को बड़े डायरेक्ट फायदे की है। लगता है कि अमेरिका ने शायद थोड़ा सा इन दोनों चीजों को देने के लिए थोड़ा सा टैरिफ कंसेशन की बात करी है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ तो करेंगे, बट वो उतने एग्रेसिव नहीं लगे टैरिफ की बात पे जितना कि क्या है सब है, ये टैरिफ आप बहुत कट करिए, क्या है सब है। तो इस तरह का मतलब मामला रहा है। लेकिन जो इसमें जो देखिए इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो कि जिसपे ध्यान जाना जरूरी है हम लोगों का। एक तो उन्होंने वो कहा, वो तबवर्स उसको जो टेररिस्ट उनके पास है उसका एक्सटेंशन कर देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कही कहा कि साहब उस पर, अच्छा उसके बारे में ऑलरेडी कोर्ट ने कह दिया है, तो उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया, फॉर्मली कर दिया कि जल्दी से उसको भिजवा देंगे, सब है, वो तो कर सकते, चलिए सही है। लेकिन साथ साथ ये है कि जो एक और एग्रीमेंट हुआ है वो ये है कि वेस्ट एशिया में हिंदुस्तान, इजराइल, अमेरिका और यूएई मिलकर के जो है इकोनॉमिक एक प्रोग्राम बनाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद ये अमेरिका का, क्योंकि वहां पर वेरिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है वेस्ट एशिया में, तो चाहते होंगे कि शायद हिंदुस्तान के को साथ लेकर के चले, तो उनकी वेस्ट एशिया में फिर जो है उनकी धाक जम पाए, क्योंकि वेस्ट एशिया में उनको काफी उनको जो है क्या करना चाहिए, वहां से उनको दिक्कतें हो रही हैं, उनका क्लाउड खत्म हो रहा है। इसी तरह से इसराइल का भी वो हो जाएगा, क्या करना चाहिए, रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, सब है। तो ये भी मुझे लगता है कि अमेरिका की जो है कोशिश रही है, सब है। लेकिन जो एक आध अच्छी बात है उन पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक अच्छी बात तो यह है कि यूक्रेन वार के बारे में उन्होंने कहा है कि वार खत्म होनी चाहिए, और बड़ा एक पॉजिटिव स्टैंड लिया है। ट्रंप ने इसकी हमें तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है क्या करना चाहिए, यूक्रेन वार में हम बिल्कुल न्यूट्रल थे, बोले हम थे लेकिन हम शांति की तरफ थे। मतलब तो ये अच्छी बात है, अगर वो यूक्रेन में की लड़ाई वो खत्म होती है और वो जो होता है, तो आप समझते हैं कि अगर अमेरिका के और इंडिया के इनिशिएटिव से खत्म होती है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो एक और बात उन्होंने कही है वो ये कहा है कि जो हम लोग समझते हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और चाइना को पास आना चाहिए। मतलब जनरली जैसा समझा जाता है कि क्या करना चाहिए, अमेरिका जो है क्या करना चाहिए, हमको चाइना से लड़ाना चाहता है, ऐसी बात तो नहीं कही है उन्होंने। मतलब अब इसके पीछे क्या मकसद है, क्या करना चाहते हैं, वो क्या है, वो मैं ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये जो है बड़ा एक अच्छा एक डेवलपमेंट लगता है। वो तो यहाँ तक कहा ट्रंप साहब ने कि अगर जरूरत हो तो मैं इसके बारे में मदद करने को तैयार हूं, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये बात तो बड़ी पॉजिटिव बात उन्होंने कही है। अब इसका क्या और मीनिंग है, ये तो वो सब करेंगे ही। लेकिन मेरा ये मानना है कि सारी बातों में कोई बड़ा भारी हिंदुस्तान को गेन नहीं हुआ है। मतलब ये जरूर है कि हिंदुस्तान की अहमियत जो हो गई है। मोदी साहब जो, या इंडिया जो है फोर्थ कंट्री था जिसको ट्रंप साहब मिल रहे हैं आफ्टर टेकिंग ओवर एज प्रेसिडेंट। इससे पहले वो जापान से मिले और शायद एक दो कंट्री से और मिले थे, लेकिन इंडिया को उन्होंने इस हिसाब से ये क्या मोदी साहब ने मिलने का वो कहा, उन्होंने क्या कहा, वो क्या अप्रूवल हुआ, ये तो चलिए डिटेल की बात है। लेकिन ये कि हिंदुस्तान की अहमियत जो है उनकी निगाह में है, ये बात है। और जो मैं समझता हूँ सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि मोदी साहब की जो है तुलसी गबर्ड से बात हुई है। मतलब अब इसका क्या मतलब ये हमको समझना चाहिए। मुझको ये लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अमेरिका के डिफेंस वो इंटेलिजेंस के चीफ जो है कि मिलते नहीं किसी से, और मिले और बड़ी ओपनली मिले, यहाँ तक हुआ कि फोटो खींची, उसको सोशल मीडिया पे डाला गया, सब है। तो इसका मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर जो, अच्छा फिर उन्होंने ये कहा कि अब इस्लामिक जो है जो भी है फंडामेंटलिज्म के खिलाफ और वो उसके खिलाफ लड़ेंगे, सब है। तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं ये भी अंडरस्टैंडिंग है किस तरह की बातें हैं, क्योंकि अमेरिका अभी भी अफगानिस्तान में मिले अपने घाव शायद नहीं भूल पाया है, और मोदी साहब का इनका तो है ही मामला, सब है। तो कुछ कुछ इस तरह की बात भी है कि साहब आप जो है क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक कोऑपरेशन करेंगे, और इसलिए शायद उनसे भी मिलना हुआ इनका, तुलसी गबर्ड वगैरह से भी हुआ। तो अब बड़ी इस वक्त मेरा कहना है कि आगे आने वाले दिन ही बताएंगे कि पूरी इसका क्या मतलब है। इस मीटिंग से जो है क्या करना चाहिए लगा, गुडविल तो बनी है, लेकिन कोई बड़ा सब्सटेंटिव ऐसा मामला डिस्कस नहीं हुआ है। न्यूक्लियर एनर्जी पर उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे, इक्विपमेंट वगैरह देंगे, सब है, सब बात हो गई है। तो अब देखिए क्या होता है, सब है। लेकिन जो है शुरुआत तो
मैं समझता हूँ ठीक ही है। अब आगे क्या होगा जी। ये तो वक्त ही बताएगा। तो माथुर साहब फिर आते हैं आपके पास में। आफ्ताब कमाल साहब से एक बार ले लेते हैं कि वहाँ मोदी जी के दौरे को लेकर के वहाँ के मीडिया में क्या खबरें हैं, और इसका जब तक ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आता है तब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा, लेकिन वहाँ किस तरह की बातें हो रही हैं और क्या भारत को गेन होगा और क्या नुकसान होने की संभावना है। जी, डॉक्टर प्रोफेसर साहब। मुजफ्फर गजाली साहब, मैं भारत आ चुका हूं। मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली से गुड़गांव जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझा 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं ट्रैफिक में फंसा हूं और इसी काम में से मैं बात कर रहा हूं। आपने भी बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आपको न्यूयॉर्क के एहसास कनेक्टिंग की हुआ वजह होगा। से। जी, तो आप किस नजर से देख रहे हैं इसको, पूरे जी, दौरे को इसमें जो मोदी जी का है? दो तीन चीजें हैं। देखिए, जब नवंबर में प्रधानमंत्री अमेरिका में थे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो नहीं मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। उससे डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज थे। वहां की प्रेस ने भी इस पे टिप्पणी की थी अमेरिका में। जब मैं वहां था तो मैं नवंबर 8 को वहां से निकला, तो ये कई अखबार उस पे लिखे थे कि नेतन्याहू और जो भी दुनिया के लीडरान वहां आए थे जनरल असेंबली के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए, उनको वो परख लिए थे कि इलेक्शन इनके हक में होगा, और वो लगातार उस ट्रम्प से मिलते रहे। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नहीं मिले थे। तो दूसरी बात यह है कि इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री उम्मीद करते थे कि 20 तारीख को जनवरी में जाएंगे, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं मिला, उससे भी नाराज थे। तीसरी बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन मिलिट्री प्लेन्स में 100 से ज्यादा भारतीयों को हथकड़ी पहना के जब वो अमृतसर में हवाई जहाज उतरी, तो पार्लियामेंट में काफी हंगामा हुआ और मोदी गवर्नमेंट का निशाना बनाए। तो उससे काफी सोशल मीडिया में और मोदी सरकार या मोदी पर्सनली उनको टारगेट किया गया। उनका इमेज जो विश्व गुरु था और अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पर्सनल फ्रेंड है, डियर फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप बोल के, उसको काफी धक्का पहुंचा था। उसको वापस लेने के लिए, रिट्रीव करने के लिए उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू ये जल्द से जल्द ट्रंप से करने की निमंत्रण लिए थे। अमेरिका के पूरे ऑफिशियल्स ने कहा कि ये जो विजिट है इंडिया की रिक्वेस्ट की तरफ से मानी गई है बोल के वो बहुत क्लियरली बताया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। मेक इन इंडिया की बजाय सेल इन इंडिया जो है मोदी ऑलमोस्ट अग्री कर लिया है इनकी विजिट में। तो शॉर्ट टर्म में अमेरिका का फायदा डॉलर से कम 30-35 बिलियन डॉलर का होगा। शिवाजी सरकार जी, आपसे एक टिप्पणी कि इस दौरे में जिस तरह की डील हो रही है, जिस तरह तेल और दूसरी चीजें खरीदने की बात हो रही है, तो क्या जो भारत ने पहल की थी अपनी करेंसी में चीजें खरीदने की, जिसके लिए रशिया, चाइना और कई और देश मिलकर के इसकी कोशिश कर रहे थे, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अपनी करेंसी में लोग बात कर रहे थे कि खरीदें, और डॉलर कहीं ना कहीं उससे मुतासिर होने वाला था, उसकी हैसियत खत्म होने जा रही थी। इस बारे में आप क्या कहते हैं शिवाजी सरकार साहब? पहली बात ये मैं बता दूं आपको जी, कि कोई भी भारत की करेंसी को नहीं लेना चाहता है, चाहे ब्रिक्स में हो या ब्रिक्स के बाहर हो। सऊदी अरेबिया से भी वो डील है कि हम जी। अपने करेंसी में करेंगे, पर सऊदी कहता है आप रियाल में कीजिए, आपके रुपया तो हम नहीं लेंगे। रशिया कहता है हम आपके रुपया लेके, हम समझ चुके हैं पहले भी, और हमारे पास अभी भी बहुत से रुपए हैं, इसलिए आपके रुपए तो हम नहीं लेंगे, आप रूबल में करिए सौदा। चीन भी जो है वो अपनी करेंसी में ही सौदा करता है, हमारी करेंसी में सौदा नहीं होता। ब्रिक्स में जो अपनी करेंसी की बात है उसमें रुपये पे कोई जो है तवज्जो नहीं देता है, और इसलिए हिंदुस्तान जो है कई मामलों में सिर्फ इन्हीं ब्रिक्स के मुल्कों के नहीं और भी मुल्कों को रिजर्व बैंक ने सोना खरीदा, काफी सोने को विदेशों में रखा और उससे जो है गोल्ड पेमेंट किए। तो गोल्ड एक नई करेंसी जो है दोबारा वर्ल्ड सिस्टम में आ गई है और हिंदुस्तान उसका फायदा उठा रहा है। पर अब जो है हिंदुस्तान में गोल्ड की कीमत तो बढ़ गई है, पर इंटरनेशनल करेंसी में अभी भी गोल्ड में हमें डील करना सस्ता पड़ता है। इंटरनेशनली गोल्ड इतना महंगा नहीं है, पर भारत में जरूर बहुत महंगा हो गया है।
तो ये हमें समझने की जरूरत है। जो करेंसी की बात करते हैं हमारे लिए वो खोखी बातें हैं, उसमें कुछ खास बात है नहीं। दूसरी चीज जो है, अगर हम देखें, अगर हमने पेट्रोलियम का सौदे को माना है तो हमारे मुल्क के लिए वो बहुत आसान चीज नहीं होगी। हमारे यहाँ जो है महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, और उस महंगाई के बढ़ने में पेट्रोलियम के दाम जो है उसका बहुत बड़ा असर है, और जिस तरह से टैक्सेस वगैरह और बढ़ा रखे उससे भी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी। सरकार ने महंगाई पे हमारे यहाँ कोई खास तवज्जो नहीं दी है। सिर्फ यही नहीं, स्टडीज जो है वो दिखती हैं कि टोल के जो दाम जिस तरह से बढ़े हुए हैं उसका भी असर पड़ता है। तो अमेरिका ने एक चीज बहुत साफ कहा है, देखिए इन सारी चीजों में आपने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि आप टैरिफ क्या लगा रहे हैं, पर हम ये भी देखेंगे कि आप इंडस्ट्रीज को क्या सब्सिडीज दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत तरीके से जो है टैक्सेस में, टैक्सेस के अलावा वो भी हम देखेंगे, और उसके बाद हम तय करेंगे कि टैरिफ क्या होगा। तो आप टैरिफ किंग सटारिकली ट्रंप कहते थे हिंदुस्तान को, पर अमेरिका टैरिफ एम्पायर बन रहा है। और जिस तरह से उन्होंने बातें की है, अगर उनके इरादों को अब बारीकी से देखें, उनका मतलब है कि आप मागा के लिए, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट के लिए, भले ही मोदी जी ने मेगा कर मेक इंडिया ग्रेट का नारा वहां दिया हो, तो वो कहते ये सब कुछ नहीं है, अमेरिका को बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं तुम्हारी इंडस्ट्री रहे ना रहे, हमारी इंडस्ट्री का जो पेनेट्रेशन है, उनके प्रोडक्ट्स का पेनेट्रेशन है, वो हिंदुस्तान में होना चाहिए, और इसलिए तुम्हारे इंडस्ट्री को तुम क्या दे रहे हो नहीं दे रहे हो इस समय मतलब नहीं है। ये बात भी साफ हो गई। पाशा साहब ने कहा कि हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें बुलाया है, हमें जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था ये एक अलग सवाल है। पर ऐसे ही एक मैं आपको सिर्फ जिक्र करना चाहूंगा, 1961 में कैनेडी आए थे इसी तरह से हिंदुस्तान से अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए। जी। जवाहरलाल नेहरू से आके मिले प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर बहुत नाराज थे अमेरिका से। तो आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को असलहे से लेके तमाम सौदे जो है और भी ग्रांटी ने बहुत सारे दिए थे। डिप्लोमेटिक चैनल से वो बातें पहले पहुंचाई जा चुकी थी, अमेरिका माना नहीं था। तो जी। जब प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी पंडित नेहरू से बात कर रहे थे, पंडित नेहरू अपने कुर्सी टेबल पे बैठे हुए हूं हाँ में ही जवाब दे रहे थे। उन्होंने उनको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी, और ये रिकॉर्ड पे है कि उस बातचीत के बाद वो गए अपने एम्बेसी के लोगों को बुलाया कि ये क्या हुआ, हमारी तो सारी जो बातचीत करने का जो मकसद था वही बर्बाद हो गया। अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक स्नबिंग। खैर वो एक अलग चीज है। तो फिलहाल जो है जिस तरह से हमारे जो भी माइग्रेंट्स थे उनको जिस तरह से बेइज्जत करके लाया गया, और अभी कल परसों में फिर आने वाले हैं, फिर एक खेप और आ रहा है, कल ना जाएगा नहीं तो परसों तक पहुंच ही जाएंगे। और ये खास ऐलान जो है प्राइम मिनिस्टर के वहां रहते हुए किया गया। अब इसके क्या डिप्लोमेटिक मतलब होता है आप समझ सकते हैं। जी। इन हालातों में हिंदुस्तान जो है हम दब के क्यों काम कर रहे हैं, सवाल ये है। हमने मालूम नहीं, जब पूछा गया हमारे किसी प्रेस के लोगों ने जब पूछा अदानी के बारे में खास करके, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत बातें यहां नहीं की जाती। पर हमें नहीं मालूम कि वो बातें की गई डिप्लोमेटिक लेवल पे या नहीं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, हमारे एनएसए की भी बात है, एक बड़े मंत्री की भी बात है, वो सारे लोगों की बात है। तो ये बातें बिल्कुल नहीं हुई अगर है तो बड़े आश्चर्य की बात है। इन सारी परिस्थितियों को अगर आप देखें तो हमारे लिए जो फिलहाल जो सौदा हम कर रहे हैं उस सौदे में अमेरिका को तो बहुत फायदा होगा। हमें क्या फायदा होगा नहीं होगा, हमें
क्या मिलेगा अभी हमें नहीं मालूम। हम हिंदुस्तान भले ही कह रहे हैं कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं, हम एक गरीब मुल्क है। और मैं समझता हूं ऐसे गरीब मुल्क को, कई बार गरीब लोग ये कहते हैं ना कि अरे बड़े लोग हैं, उनसे हम क्या सौदा करें, तो कई बार ऐसा भी सोचने की जरूरत होती है। जी, तो कई बार ऐसे भी सोचने की जरूरत है कि हम गरीब लोग हैं और हम उनसे क्या सौदा करें। आखिरी टिप्पणी सलीम खान साहब आपसे है इस पूरे मामले पर कि हमारे प्रधानमंत्री जी के दौरे से भारत को क्या मिला और क्या नुकसान हुआ, क्या हम गंवाने जा रहे हैं। वही क्या मिला और क्या नुकसान हुआ ये तो बहुत डिटेल में प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब ने बता दिया, और माथुर साहब ने भी उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई, और आफ्ताब साहब ने। मैं एक्चुअली ये देख रहा हूं कि अब हमारा मीडिया क्या ढंढोरा पीटने वाला है। तो सबसे पहले तो ये ढंढोरा पीटा जाएगा कि मोदी जी तहावुर राणा को लाने में कामयाब हो गए। तो तहावुर राणा को बारे में हमारे यहाँ किसी को भी मास्टरमाइंड बना दिया जाता है। कल को जो है वो गजाली साहब भी मास्टरमाइंड हो जाएंगे किसी चीज के। लेकिन तहावुर राणा के बारे में थोड़ा सा हमको जान लेना चाहिए कि तहावुर राणा को यूएस की पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था, और उसके ऊपर ये इल्जाम था कि उसने जो है वो डेविड कॉलमैन हेडली नाम के अपने दोस्त की मदद की थी, जो कि मास्टरमाइंड था। और डेविड कॉलमैन हेडली को जो है वो 35 साल की सजा हुई। तहावुर राणा के खिलाफ कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हो सका, इसलिए तहावुर राणा को 15 साल की सजा हुई। और जब कोविड आया तो उसको कोविड हो गया, तो उसको जो है वो 2020 में रहम खा के छोड़ दिया गया कि चलो भाई अभी इसको सजा हो गई है इतनी, और ये बीमार भी है तो इसको छोड़ दो। तो सवाल ये है कि अगर हम तहावुर राणा को सजा देना चाहते हैं तो जो डेविड कॉलमैन हेडली है, जो एक्चुअल मास्टरमाइंड था, जिसको ये मदद कर रहा था, भारत ये क्यों नहीं कहता कि हम उसको यहां ला के जिस तरह से कसाब को हमने फांसी दी थी उस तरह से हम उसको भी फांसी देंगे। होना तो ये चाहिए। जी, लेकिन हमारी सरकार ये नहीं कहेगी, इसलिए कि उसमें कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं है। अब तहावुर राणा है, वो कश्मीरी है, वो मुसलमान है, उसका पाकिस्तान से कनेक्शन है, इसलिए हमने उसको लाए, हमने उसको सजा दी। कोई ना कोई असेंबली इलेक्शन के आसपास यूपी का या कोई और, उसको फांसी वासी दे दी जाएगी और उसका पॉलिटिकल माइलेज उठाया जाएगा। तो ये अब कल से कहानी शुरू होने वाली है। देखिए, लेकिन इसमें सलीम साहब एक सवाल यह है कि जो पंजाब के आतंकवादियों की बड़ी लिस्ट दी गई है, उनके बारे में कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। भाई आप तो बहुत दूर चले गए। असल मसला तो ये था कि जो इनके खिलाफ वारंट निकला हुआ है हमारे अडानी साहब के खिलाफ, तो उनको किसी तरह से इससे बचाना मेन एजेंडा था। इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने भेजा है, अगर अडानी वो जहाज जाते जाते वो ये बोल दे कि भाई हम इनको तो मिलिट्री जहाज में ले आए, अब ये आपके पास एक अडानी साहब बैठे हैं, इनके खिलाफ हमारे यहाँ वारंट निकला हुआ है, तो लाइए इनको बिठाइए इस जहाज में, तो उनको उसी तरह लेके जाएंगे जैसे उन इमिग्रेंट्स को लेके आए जिनके बारे में मोदी जी एक लफ्ज नहीं बोल रहे। और आपको ये जान के हैरत होगी कि अजीत डोभाल साहब के बारे में, उसी जिसको आप आतंकवादी की लिस्ट बोल रहे हैं, उसी पुन्नू की शिकायत पे जो है वो अजीत डोभाल के खिलाफ और इसके खिलाफ क्या बोलते हैं, खुद अमित शाह के खिलाफ जो है वो सम्मन निकला हुआ है। और उस मामले में हम कर नहीं सकते कुछ, इसलिए कि जिस आदमी को इन्होंने सुपारी दी थी बंबई की जबान में, या जिसको शूटर बनाया था, वो एफबीआई का आदमी था। उसने सारे इनके जो इनका एजेंट था यादव नाम का, जो दिल्ली में सीआईएसएफ में, उसके सारी जो वो डिस्कशन है वो उसने टेप करके रखा हुआ है। तो ये काम अखबार में भेजना बहुत आसान है, लेकिन ये कि जो रियल ग्राउंड पे पुन्नू वहां का सिटीजन है, उसकी शिकायत कोर्ट में है और उसके लिए सम्मन इन लोगों के खिलाफ निकला हुआ है और उसके खिलाफ बहुत बड़ा एविडेंस उनके पास मौजूद है। और एक आदमी को जो इंडियन है उसको वो लोग
कहीं ईस्ट यूरोप से गिरफ्तार करके अपने यहाँ ले जा चुके हैं, वो उनकी कस्टडी में भी है। तो ये सब कहने की बातें हैं मीडिया की। मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, वो ये है कि आज दुनिया में जो है वो अमेरिका का जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, उसको चैलेंज करने के लिए जो बाइपोलर वर्ल्ड बन रहा था, वो ब्रिक्स के जरिए से बन रहा था। और ब्रिक्स में आप ये देखें कि शुरू में जो 5 कंट्री थे, उसमें बिल्कुल सेंटर में इंडिया था, यानी आई इंडिया है, ऊपर ब्राजील और रशिया है और नीचे चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो जब ट्रंप ने ये कहना शुरू किया कि हम जो है टैरिफ लगाएंगे, इन लोगों को परेशान करेंगे, तो सारे लोगों का जवाब क्या था? चाइना का जवाब ये था कि हम भी टैरिफ लगाएंगे, कनाडा का जवाब ये था कि हम भी टैरिफ लगाएंगे, ब्राजील का जवाब ये था कि हम भी टैरिफ लगाएंगे, मैक्सिको का जवाब ये था कि हम भी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन मोदी जी का जवाब क्या था? हम जो है वो कम कर देंगे, जो 50% था वो 30 कर देंगे, जो 50 था वो 40 कर देंगे। तो इससे अमेरिका की समझ में आ गया कि ये कमजोर कड़ी है ब्रिक्स। और अब आप देखिए, जो तेल बेचने की बात है, इंडिया जो है वो सस्ते में रशिया से तेल खरीद रहा है, इसलिए कि यूक्रेन को लेके सैंक्शन लगा दिया। तो बहरहाल जब आपके ऊपर सैंक्शन है, आपके पास तेल का प्रोडक्शन है, तो आप सस्ते में बेचते हो, भारत का फायदा हो रहा है। तो अब वो जी। ये कहता है कि नहीं साहब, आप हमसे खरीदो। वो ये कहता है कि चीन से आपकी मैं दोस्ती कराऊंगा। तो क्या जरूरत है? सब बकवास है। ये असल में जो जी, मेरा टाइम खत्म हो रहा है अमेरिका के दलीम जहाज साहब। डूब रहा है, उसको बचाने के लिए, और अमेरिका के जहाज में सबसे बड़ा सुराख ब्रिक्स ने किया है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिक्स के लोगों को तोड़े। इसमें से एक भी देश जो ब्रिक्स में है वो नहीं टूटा, उल्टा 27 नए देश उसमें शामिल हो गए। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रिक्स में से इंडिया को तोड़ने में बड़ी हद तक जो है वो ट्रंप कामयाब हो गए हैं। भारत उसमें रहेगा नाम के लिए, लेकिन ये कि ब्रिक्स को जो मजबूत करने वाला मामला था, और जो इंटरनल करेंसी के जरिए से डॉलर को कमजोर करने वाली बात थी, वो जो है वो भारत नहीं एक घंटे इस वीडियो में इतना ही। हम एक और विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तमाम मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।